आ, आज हम लोगों का ऑडिट एंड टैक्सेशन का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करने के बाद एज पर द डायरेक्शन ऑफ शंबत सर बिकॉज हु ही इज द सोल इन चार्ज ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर अकाउंट्स पार्ट। तो सर का डिस्कशन एंड सर का परमिशन के बेसिस में ही मैंने आप लोगों को लिए, सर ने बोला है करने के लिए, इसलिए मैं एक पार्ट आप लोगों के लिए कराऊंगा। दैट इज अ कंपल्सरी वन। क्यों सर ने मुझे ये करने के लिए बोला है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट मेरा ऑडिट के साथ यहाँ पर बहुत जगह संबंधित है, बहुत जगह टर्मिनोलॉजी कॉमन है, तो इट इज बेटर फॉर मी टू स्टार्ट दैट चैप्टर। तो आज हम लोग बात करेंगे कंपनी फाइनल अकाउंट्स की। सर फाइनल अकाउंट्स तो इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं सेमेस्टर 1 में। जितना मेरा नॉलेज था मैंने आप लोगों को दिया था। यहां पर स्पेशल क्या है? वहां पर मैं अपना मर्जी में करता था, जो मन बोलता है वही करता था। लेकिन यहां पर इतना आसान नहीं है। यहां पर हर जगह प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोविजन का एक से एक वर्ड इधर उधर हो गया मतलब आप सर गलत किए हैं। एक सिंपल लैंग्वेज, आपका टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी मिलेगा नहीं मिलेगा उसमें इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो 100% मिलेगा बिकॉज फाइनल अकाउंट इजी रहता है। लेकिन सर फॉर्मेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो फॉर्मेटिंग में मेरा मन से नहीं बना सकता हूं। वो मुझे जो फॉर्मेट बोला गया है गाइडेंस नोट में उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। और मजे की बात है कोई बुक में ही प्रॉपर नहीं है, क्योंकि बिकॉज ये रेगुलर चेंज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो चेंज कर रहा है तो नेचुरली अपडेट होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो देखिए हम लोग कोशिश करेंगे करने के लिए। होप सर ने मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है मैं इनजस्टिस करूंगा, मैं जस्टिस कर सकूंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। कंपनी मीन्स a company incorporated under Companies Act 2013 or any previous company law। मतलब फॉरेन कंपनी इसमें नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज फॉरेन कंपनी इंडिया में ऑपरेशन तो करता है लेकिन उसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में नहीं हुआ है। तो अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है तो उसके ऊपर मैं जो अभी कराऊंगा वो नहीं एप्लीकेबल होगा। नो, तो सिंपली कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो चलिए, ये तो कंपनी का मतलब समझा दिए मैंने। अब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी को क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। मैंने ऑडिट में भी कुछ कराया था, उसका ही रिलेशन में मैं लूंगा। एज पर सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एवरी कंपनी क्या क्या तीन बोला है? एवरी कंपनी शुड कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, अदर डॉक्यूमेंट जैसे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर रजिस्टर्स, चार्ज रजिस्टर, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड, ऑडिट में पढ़ा था ना ये सब नाम। ये सब रजिस्टर को भी रखना पड़ता है कहां पर? and other relevant documents and financial statement at the registered office for every financial year which gives क्या देगा? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कभी कहीं पर ये नाम सुना है? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कहीं पर सुना है ये नाम? तो which gives the true and fair view of the state of affairs of the company. Such books of accounts are maintained क्या? अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलोइंग द एक्रूअल बेसिस। मतलब वो कैश बेसिस में नहीं कर सकता है, एक्रूअल बेसिस में ही करना पड़ेगा, और सिंगल एंट्री फॉलो नहीं करना पड़ेगा, उसको डबल एंट्री फॉलो करना पड़ेगा। मतलब हर ट्रांजैक्शन का उसको बोथ साइड डेबिट क्रेडिट का ट्रांजैक्शन एंट्री देना ही पड़ेगा।
वो चाहे तो भी है, छोटा है नहीं कर सकता है। मतलब ये 3 कंडीशन उसको फुलफिल करना पड़ेगा। क्या क्या? नंबर 1 डबल एंट्री फॉलो करना पड़ेगा, नंबर 2 एक्रूअल बेसिस फॉलो करना पड़ेगा, एंड नंबर 3 उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना पड़ेगा। नॉट ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, सो दैट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करेगा, ईच ईयर का ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। क्या क्या स्टैट्यूटरी बुक्स उसको मेंटेन करना पड़ता है? The following statutory books are required to be maintained by the company under the different section of Companies Act 2013. स्टैट्यूटरी बुक में बहुत सारा बुक उसको मेंटेन करना पड़ता है। कौन सा सेक्शन में वो नहीं बोला है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में क्या क्या स्टैट्यूटरी बुक, रजिस्टर ऑफ लोन्स एंड इमरान अब आपका वीडियो बंद रखिए। रजिस्टर ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। मतलब अगर आपने किसी को लोन दिया है और इन्वेस्टमेंट दिया है, उसका रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वाउचिंग वेरिफिकेशन में मैंने देखिएगा आपने को बोला था रजिस्टर ऑफ लोन, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑडिटर चेक करेगा। रजिस्टर ऑफ चार्ज, रजिस्टर ऑफ चार्ज का मतलब है आपने जो आप किसी से अगर लोन लिया है तो आपका किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ा था, तो ये गिरवी रखने के लिए आपको क्या करना पड़ा था, आपको डीड साइन करना पड़ा था। नाउ इसका भी एक रजिस्टर रहेगा जहां पर क्या क्या एसेट का हाइपोथिकेशन में है वो आप देखेगा। रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, कौन कौन डिवेंचर होल्डर है, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जहां पर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उसको लिखना पड़ेगा। मिनट बुक, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग होता है उसका जो मिनट बुक उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सनल अलोंग देयर शेयर होल्डिंग्स, मतलब की मैनेजरियल पर्सन कौन कौन सा पैसा विड्रॉ किया है, कौन कौन पोजीशन लेता है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब एक एक बुक में मेंटेन रहता है। तो ये सब आप लोग क्या करेंगे, स्टैट्यूटरी बुक्स का लिस्ट में आता है। नाउ एनुअल रिटर्न under section 92 of Companies Act 2013, every company should prepare an annual return in the prescribed form and signed by the director and the company secretary. आप लोगों को ये कंपनी एक्ट में एनुअल रिटर्न बनाना जानना पड़ेगा और वही एनुअल रिटर्न आप क्या करेंगे, डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी दोनों साइन करना पड़ेगा। याद रखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करता है डायरेक्टर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन एनुअल रिटर्न सबमिट करने के टाइम वो कौन साइन करता है, डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। एनुअल रिटर्न शुड बी सबमिटेड टू आरओसी, आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच एजीएम इज हेल्ड। जब एजीएम हेल्ड हो रहा है उसके 30 दिन के भीतर आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। कहां पर, आरओसी में। नाउ 128 के बाद सेक्शन 129 फाइनल अकाउंट्स के बारे में क्या बताता है सुनिए। नाउ शुरू होता है हम लोगों का पार्ट। अंडर सेक्शन 129 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, किसके जिम्मेदारी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। क्या जिम्मेदारी है, शुड ले मतलब प्लेस करना पड़ेगा, शुड ले मतलब प्रेजेंट, शुड प्रेजेंट, शुड प्लेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मैं नहीं जानता हूं, एट द एजीएम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट। ये 4 आपको लगेगा। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग सीखेंगे 6 सेमेस्टर में, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल सीखेंगे अभी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी आपका सिलेबस में ही नहीं है तो हम लोग नहीं सीखेंगे। ओके, नाउ प्रोविजन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में आप लोग देखेंगे पीएल का फॉर्मेट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे दिया, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये क्या है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब आप जानते हैं
अगर आप बाईबैक ऑफ शेयर करते हैं, आप अगर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते हैं, इक्विवेलेंट अमाउंट अगर आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं, आपको कहां पर ट्रांसफर करना पड़ता है बेटा? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आपका अगर ट्रांसफर करना पड़ता है, वो कहां पर लिखा है? एक्ट में लिखा है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आप अपना बुद्धि नहीं लगा सकेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बोला है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट इशूड बाय आईसीएआई, ये सब के ऊपर बहुत सारा कंफ्यूज एरिया है, जिसके ऊपर हैंडल करने के लिए स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट इशू करता है आईसीएआई, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो इसके बेसिस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एक चीज तो कंफर्म, क्या क्या? एक, आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है एज पर एस, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया है उसके बारे में मैं आ रहा हूं। दूसरा, एक्रूअल बेसिस। तीसरा, डबल एंट्री। तीसरा, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। चार, अगर अकाउंटिंग रूल रेगुलेशन कंपनीज एक्ट में जो जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसी के बेसिस में ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। आप क्या समझते हैं उसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा। नाउ ये जो शेड्यूल है ये बार बार चेंज होता है। मैं कल खुद कंफ्यूज था मैं कौन सा कराऊंगा, उसके बाद देखा आपका एग्जाम का डेट मार्च में होगा, तो मैं आपको न्यू फॉर्मेट नहीं कराऊंगा, ओल्ड फॉर्मेट में ही कराऊंगा। ये ओल्ड फॉर्मेट 2018 में आया है और बुक में जो सब है 2016-17 का है, वो हम लोगों को अप्लाई नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या फॉर्मेट फॉलो करता है? डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2 दो फॉर्मेट है। डिवीजन 1 मतलब जो जिसके लिए इंड एस एप्लीकेबल नहीं है, डिवीजन 2 जिसके लिए इंड एस एप्लीकेबल है, आईएफआरएस एप्लीकेबल है। इन डिवीजन 2 हम लोगों का सिलेबस में नहीं है, डिवीजन 1 में हम लोगों का सिलेबस में है, और वहां पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी सिलेबस में नहीं है, मतलब वहां पर स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी है ही नहीं, तो इसलिए एप्लीकेबल भी नहीं होगा। एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी अगर आईएफआरएस फॉलो करते हो तभी लगेगा, और आईएफआरएस हम लोगों का सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग किसका करेंगे? सिर्फ डिवीजन 1 का। 2000 कंपनीज एक्ट अकाउंटिंग रूल्स में वो है, जो बोला है जैसे बोला है सेम टू सेम, नेक्स्ट ईयर में यही चेंज हो जाएगा। मैं बता दूंगा कहां कहां पर चेंज होगा, आप सिर्फ कान में सुनिएगा, उसको एप्लीकेशन मत कीजिएगा। मैं आज आप लोगों के सामने सिर्फ एक ही चीज लाया हूं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या क्या? पहले लिखिएगा नेम ऑफ द कंपनी, गलती से भी इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड मत लिखिएगा, गलती से भी नहीं, पूरा चीज को काट देगा, समझेगा? उसको पता ही नहीं है, मतलब गोल कर देगा वो जगह में, उसको पता ही नहीं है। इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एक्स लिमिटेड, एक्सिस लिमिटेड, डीडी लिमिटेड, नॉट इन डीडी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ डीडी लिमिटेड, नो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड जैसे मैंने लिखा है वैसे ही जाएंगे। यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मैं जो फॉर्मेट में उसने लोगों ने दिया है वो फॉर्मेट को पहले डिस्कस करूंगा। वहां पर वो लोगों ने अभी तक डिवीजन 1 में 6 आइटम्स है, इसके बाद ये आइटम चेंज होके बढ़ गया है। जितना तक आप लोगों को लगेगा उतना ही मैंने दिया है। यहां पर एक्सेप्शनल एंड ऑर्डिनरी आइटम मैंने जानबूझ के इग्नोर किया, बिकॉज एक्सेप्शनल एंड ऑर्डिनरी आप लोगों के लिए नहीं लगेगा, इसलिए मैंने वो आइटम दोनों को इग्नोर किया। डिसकंटिन्यू बिजनेस इग्नोर किया, ओरिजिनल में ये 3 आइटम भी रहता है, वो आप लोगों को नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। जो नहीं लगेगा आउट। क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आपका जो बिजनेस ऑपरेशन है वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, मतलब सेल्स, सर्विस प्रोवाइडेड। अदर इनकम, बहुत सारा इनकम होता है जो पीएल में आप लोग क्रेडिट में करते हैं, वो यहां पर आएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड इनकम, और बोलो, दिमाग लगाओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, और एनी गेन, काइंड ऑफ गेन, डिविडेंड रिसीव्ड आएगा।
जितना आप गेन जान सकते हो, बैड डेट रिकवरी आएगा, डिस्काउंट रिसिप्ट तो बोल दिया है आएगा, रेमिशन ऑफ लायबिलिटी अगर कुछ होता है वो भी आएगा, अदर इनकम यहां पर आ जाएगा, दोनों को मिला के 1 और 2 को मिला के आएगा टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यहां पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब ये किसको इंडिकेट करता है, जो लोग मैन्युफैक्चरर है वही तो रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, और जो लोग सिर्फ परचेस करते हैं उसका मतलब है वो लोग कौन है, वो लोग स्टॉक इन ट्रेड मेंटेन करते हैं, मतलब ट्रेडर्स है। तो एक ही फॉर्मेट में देख रखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मतलब ट्रेडिंग गुड्स अगर परचेस करते हैं वो आएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी, आपका इन्वेंट्री में मैंने ही पढ़ा था 3 चीज आता है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स। देखिए यहां पर फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी मैंने दे दिया है, लेकिन सर रॉ मटेरियल तो नहीं लिखा है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होता है यहां पर, वाई सर, लैंग्वेज देखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम मतलब क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, मतलब कंज्यूम मतलब क्लोजिंग फिगर ऑलरेडी एडजस्ट हो जाता है, इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग यहां पर नहीं डाला है। लेकिन यहां पर कौन सा ओपनिंग क्लोजिंग के बात कर रहे हैं सर, फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी, बी केयरफुल, क्वेश्चन में अगर रॉ मटेरियल नहीं बोलता है डोंट एज्यूम इट इज अ रॉ मटेरियल, उसको मानेंगे ट्रेडिंग गुड्स, तो ट्रेडिंग गुड्स का परचेज आएगा और चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री किससे क्या माइनस करना पड़ेगा, ओपनिंग से क्लोजिंग, सर फिगर अगर माइनस आता है तो आएगा, नो इश्यू। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब वर्कर को बेनिफिट के लिए जो जो तुम काम करते हो, सैलरी, वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस, परक्यूजिट्स एक्सेट्रा, प्रोविडेंट फंड सब आएगा। फाइनेंस कॉस्ट, आप जहां से लोन लेते हैं उस लोन के लिए आपको जो इंटरेस्ट, ब्रोकरेज खर्चा, डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू, एमोटाइज करते हैं, सब फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आप लोग जानते ही है, डेप्रिसिएशन फॉर टेंजिबल एसेट एंड अमोर्टाइजेशन फॉर इंटेंजिबल एसेट। लेकिन सर ये 4 आइटम छोड़ के तो बहुत आइटम्स है, वो आता है अदर एक्सपेंसेस में। माय डियर, इस बारी में यहां पर ये लिख रहा हूं, नेक्स्ट बार अगर आप मेरा क्लास देखेंगे वहां पर मैं और 3 आइटम एडिशनल लिखूंगा। क्या ये तो रहेगा ही, उसके साथ आएगा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, मतलब अदर एक्सपेंसेस को 3 कैटेगरी में बांट दिया है, क्या 3 से 4, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, अदर ट्रेडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस बोल के। ओके, तो इस बार के लिए क्या हम लोग पढ़ेंगे, नो, नेक्स्ट बार के लिए हम लोगों को ये लगेगा, इस बार के लिए लगेगा ही नहीं, तो हम लोग प्रेशर नहीं लेंगे, लेकिन दिमाग में रखेंगे जे हाँ ये नेक्स्ट बार के लिए सर ने बोला था चेंज हो जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस आ गया, टोटल एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, नेक्स्ट टैक्स एक्सपेंसेस, करंट ईयर टैक्स, अंडर प्रोविजन एंड ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स, ये करंट टैक्स का प्रोविजन, और अंडर ओवर मतलब लास्ट ईयर का कोई अंडर ओवर हो गया तो यहां पर आएगा, माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये था सिंपल एक फॉर्मेट, यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, फाइनल अकाउंट के लिए सब आपको नोट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक तो बोलिए, सिर्फ ये फॉर्मेट तक कोई डाउट, एंड ये थ्योरी पोर्शन में कोई डाउट, थ्योरी पोर्शन में क्या, कंपनी को क्यों मैं फाइनल अकाउंट नहीं बनाऊंगा, कंपनी को चलेगा ना, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एजीएम करना पड़ेगा और एजीएम में उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो बनाना ही पड़ेगा। मैं सिंगल एंट्री फॉर्म में करूंगा, चलेगा, नहीं कर सकेंगे, डबल एंट्री करना पड़ेगा। अच्छा मैं कैश बेसिस में करूंगा, चलेगा, नहीं कर सकेंगे, क्यों, आप कैश बेसिस में कर ही नहीं सकते, आपको एक्रूअल बेसिस में करना पड़ेगा। कौन बोला है, एक्ट में लिखा है। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करूंगा, चलेगा, नहीं कर सकेंगे।
आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना पड़ेगा ही करेगा, नहीं तो ऑडिटर आपका स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलाउ ही नहीं करेगा, आप जानते ही है। ट्रू एंड फेयर व्यू कब होता है? अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉलो करता है, तभी तो ट्रू एंड फेयर व्यू होता है। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है, तभी तो ट्रू एंड फेयर व्यू होगा। नहीं तो ऑडिटर क्या करेगा? रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा। आप लोग तो जानते ही है ये सिस्टम। बोलिए, यहां तक कोई सवाल? थियोरिटिकल पार्ट और यहां पर कोई सवाल? फाइनेंशियल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कहां से आपने दिखा है? शेड्यूल 3 पार्ट 2। सर शेड्यूल 3 का पार्ट 2 में है, तो पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में है बैलेंस शीट, वो बाद में होगा। रट्टा मारूंगा उसके बाद पर बोलूंगा, अभी नहीं। बोलिए, एनी डाउट एंड एनी क्वेरी? अभिषेक सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एग्जांपल दे दीजिए ना। सेल्स, आप जो सेल करते हैं उसमें मैं आऊंगा, सब आइटम का ही एग्जांपल में आऊंगा, डोंट वरी। एनी प्रॉब्लम? अभिषेक है ना, छोड़ के चला गया। है सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके सर। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम मिला के टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू का कितना पार्ट हुआ? 2 पार्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, दो मिला के टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस के करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बस स्टोरी खत्म। इस साल तक ये फॉर्मेट चलेगा, नेक्स्ट ईयर में और ये फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन 3 एडिशनल आइटम आ जाएगा। और ये कौन सा है? एक थिंग, डिवीजन 1। डिवीजन 1 किसके लिए एप्लीकेबल है? जो एएस फॉलो करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, इंड एस नहीं, आईएफआरएस नहीं। चलिए, नोट देखिए तो क्या क्या है। मैं कोशिश किया मैंने सब आइटम को एक बार आपके सामने उपस्थित करने के लिए, कितना होगा मुझे पता नहीं, बट आई विल ट्राई। चलिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप देखो पीएल में जैसे आप ट्रेडिंग में जैसे करते थे ना, बाई सेल्स टू साइड में लेस सेल्स रिटर्न, एड अनरिकॉर्डेड सेल, वो यहां पर आप टी फॉर्म में नहीं कर सकेंगे, आपको वर्टिकल फॉर्म में ही करना पड़ेगा। और वर्टिकल फॉर्म में आप कैसे नोट्स में क्या करेंगे? देखिए एकदम स्टेटमेंट की तरह हो गया, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स, एड लेस सेल्स रिलेटेड एडजस्टमेंट, ये छोड़ के भी और कुछ एडजस्टमेंट है तो आपको करना पड़ेगा। अदर इनकम, अदर इनकम में क्या क्या आएगा? डिविडेंड रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, मिसलेनियस इनकम, बैड डेट रिकवरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ अदर इनकम। तो देखिए 1 और 2 में कोई डाउट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, जो दो मिला के होगा टोटल रेवेन्यू। कोई डाउट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप लोगों को जो एग्जांपल चाहिए था मैंने दे दिया है।
नाउ रॉ मटेरियल कंज्यूम, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपको कैसे पता चलेगा रॉ मटेरियल? अगर सवाल में रॉ मटेरियल का वर्ड आता है तभी आप दिमाग में रहेंगे मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखना है। अगर सिर्फ परचेज रहता तो एज्यूम करिएगा और ट्रेडिंग गुड्स, आपका 90% प्रॉब्लम परचेज रहेगा। कभी कभी रॉ मटेरियल भी दे देता है, कभी कभी रॉ मटेरियल परचेज दोनों ही देता है, मतलब रॉ मटेरियल परचेज अलग फिर से परचेज अलग, मतलब परचेज ऑफ ट्रेडिंग गुड्स। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एट कैरेज इनवर्ड, मतलब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कैरेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो गया, लेस परचेज रिटर्न। कौन सा परचेज रिटर्न? ये रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल परचेज रिटर्न ही माइनस होगा, रॉ मटेरियल परचेज रिटर्न। एबनॉर्मल लॉस, जल जाता है, चोरी हो जाता है, माइनस करने के बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ गुड्स लेस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अगर होता है ना हम लोग गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री सैंपल, तो कहां से माइनस होगा? हम लोग तो परचेज से माइनस करते हैं या एडवर्टाइजमेंट दिगमेंट टू करते हैं, यहां पर भी वही होगा, परचेज में माइनस होगा और एडवर्टाइजमेंट बोल के जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या है? सैलरी, वेजेस, बोनस, मैनेजर्स एमडीज रेम्युनरेशन, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर, सभी इसमें कवर करता है। एनी एक्सपेंसेस रिलेशन टू एम्प्लॉय, ये चार छोड़ के, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन तो है ही, ये चार छोड़ के आज फिनांस कॉस्ट में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, interest on debenture, add interest accrued and due, add interest accrued but not due, amortization of loss on issue, ये सब इसमें आएगा। बाप रे बाप, आदर ये छोड़ के और जो आता है, जो हो सकता है, मैंने एक ब्रीफ दे दिया है, रिपेयर, ट्रैवलिंग, ऑडिटर फीस फॉर अदर वर्क अलग अलग करके दिखाना है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, बैड डेट, एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्टर फीस, एबनॉर्मल लॉसेस, जनरल एक्सपेंसेस, कमीशन डिस्काउंट अलाउड, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये सब इसका आइटम आएगा। बोलिए कोई डाउट है यहां तक? डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन तो आप जानते ही हैं, बोलिए यहां तक कोई डाउट? मैंने एक लिस्ट दिया है, इसका मतलब ये नहीं है इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, यू कैन डू एनीथिंग। और आपका लैंग्वेज देख के आपका इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, आप समझ पाएंगे वो फिनांस का कॉस्ट है ना, ये डेप्रिसिएशन है ना परचेज है। डन और नॉट? डन Yes, sir. Done, sir. डन। चलिए मैं आपको सिर्फ एक चीज करने के लिए बोला हूं, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको आइटम दे दिया है, देखिए आपके सामने, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको करना है। इधर से ना ठीक हो जा रही थी तो ठीक होने में नाम नहीं ले रही थी। अरे की का जरे अच्छा ओके, चलिए करते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा ये किसका इंफॉर्मेशन? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स वाई
Expo Limited for the year ended 31/03/2020. So name of the company क्या लिखोगे? Expo Limited. Statement of profit and loss for the year ended 31/03/21. 31/03/2021. डन। चलिए एक एक करके करेंगे, लेकिन सर फिगर कहाँ है? मुझे करना पड़ेगा नोट। serial number, particulars, rupees, पहले क्या लिखना पड़ेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? सेल्स। बोल कितना है? 3 लाख। 3 लाख। आप लोग एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो। ले लिए सर। 3 lakhs। लेस सेल्स रिटर्न कितना? रुपीज 10,000। 10,000। और कुछ है सेल्स का एडजस्टमेंट? नो। टू 2,90,000। 2 अदर इनकम क्या है? अदर इनकम में देखो बैड डेट रिकवरी, डिस्काउंट रिसीव्ड। बैड डेट रिकवरी, डिस्काउंट रिसीव्ड। बैड डेट रिकवरी कितना? 3,000। 3,000। 1,000। रिसीव्ड 1,000। और खोजो। एक लाइन में लगा देता हूं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2,000। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में आएगा। यस और नो? अदर इनकम में 2,000। बोलो क्या होगा?
बोलो। 6,000. यहां तक कोई प्रॉब्लम? 2,90,000 एंड 6,000। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, अमाउंट 2,90,000, सॉरी, हाँ 2,90,000 ठीक है, तो लिखा है 2,90,000, अदर इनकम 6,000, टोटल रेवेन्यू 1 + 2 कितना होगा? 2,96,000. 96,000 +2 कितना? रुपीज 2,96,000। बोलिए, ये 3 एरिया में कोई प्रॉब्लम? नो सर। एनीवन इन द क्लास? Anyone in the class? No, sir. चलिए, कोशिश कीजिएगा फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर बहुत अच्छी तरह से करने के लिए, बहुत जगह लगेगा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देखते हैं। सबसे पहले देखना पड़ेगा एट ऑल रॉ मटेरियल बोल के कोई आइटम है और नहीं, देखो तो। हाँ एकदम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल परचेस कुछ बोला है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कुछ बोला है? राइट, तो नो नीचे में बोला। यस और नो? यस सर। 5,000 का सर। मेरे तो 5,000। सामने नहीं आ रहा है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बोला है, रॉ मटेरियल कहां पर बोला है? उसके नीचे सर Sir, परचेज रॉ opening stock मटेरियल। है अच्छी raw material. परचेज रिटर्न है यो। Raw material এর opening stock আছে. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 35,000, 40,000 सॉरी। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 40,000। थोड़ा बंद रखिए मोबाइल को। कैरेज इनवर्ड, रॉ मटेरियल को ऐड करना पड़ेगा। कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल कितना? रॉ मटेरियल के लिए कैरेज रॉ मटेरियल में ही ऐड होगा 4,000। आप जानते ही है वहां पर ही ऐड होता है। रॉ मटेरियल लाने का खर्चा रॉ मटेरियल के साथ ही ऐड होता है, यस और नो बेटा? यस सर। कैरेज, धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है मेरा। कैरेज, अरे कैरेज इनवर्ड फॉर रॉ मटेरियल कितना? आइटम तो भूल गया। रुपीज 4,000। 4,000 लेस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल कितना? रुपीज 5,000। 5,000। तो स्ट्रेट वे में क्या लिखूंगा? 9,000। एग्री और नॉट? चलिए नंबर 3 में आइए। रॉ मटेरियल कितना कितना बोला? रॉ सर मटेरियल क्या कर 10,000। रहे हैं? गलत किए क्यों सर? Sir, थोड़ी opening closing আছে নি কিছু? ओपनिंग क्लोजिंग राइट, कितना अमाउंट होगा? Opening 10,000. दाड़ा 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 39,000। ऐड 39 करने का जरूरत ही नहीं है मेरा। ऐड
ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बोलो तो कितना? Opening tail 10,000. और वो Closing 12, 12,000. 10,000, 12,000। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा कितना? 39 से 2 माइनस करो, देखो तो, इज इट कंज्यूम 37,000? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देखो कुछ है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड के ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, बिकॉज सिर्फ परचेज आता है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना? स्ट्रेट वे में बैठा सकता हूं 80,000, इसका नोट का जरूरत नहीं है। एक आइटम रहेगा पर 2 आइटम मैक्सिमम नहीं लगेगा। चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ WIP एंड चलो नोट नंबर 4, चेंजेस इन द स्टॉक, क्या है वर्ड लिखा है? चेंजेस इन द इन्वेंटरी, इन्वेंटरी, 3 प्रकार का इन्वेंटरी है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल को तो पहले ही टेकन केयर किया, तो यहां पर है इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP। क्या होगा? करियो जी। ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग कितना? 20,000. एंड Finish good. WIP 5,000. मैंने क्या बोला था? चेंज मतलब ओपनिंग मतलब क्लोजिंग, लेस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस। बोलो 25,000, 8,000. 25,000 एंड 8,000. कितना हुआ? -8,000। -8,000। वेरी गुड सर। स्टॉक माइनस में, मैंने तो स्टॉक नहीं बोला है, चेंजेस इन स्टॉक। चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन स्टॉक कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता है। चेंजेस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। -8,000। चलिए 8,000 वो भी नेगेटिव साइन में। क्लियर और नॉट? यस सर। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, चलिए
एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, बोलो क्या है? देखो सैलरीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मैनेजरियल रेम्युनरेशन है, सैलरी 15, मैनेजरियल रेम्युनरेशन 5, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है। सैलरी एड आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट बोलेगा कोई? 15,000 salary, आउटस्टैंडिंग 10,000, 5,000, कितना हुआ? 25, 25,000, और ये 5,000, 15, कुल मिला के कितना हुआ? 30,000। डन। yes sir, फिनांस कॉस्ट, क्या क्या आएगा? देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3,000, और कुछ? ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3,000, ये नेसेसरी नहीं था। अच्छा, एक चीज लिख देता हूं, लॉस ऑन इशू, तो डिबेंचर इंटरेस्ट कितना? अच्छा, और एक लाइन भी लिख देता हूं, एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना? वही 1,000 कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3, चलो डिबेंचर इंटरेस्ट 3,000, लॉस ऑन इशू, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना हुआ? 7,000। एनी डाउट? बोलो। no sir, no sir, चलो 7,000, कितना? पॉइंट नंबर 6, डेप्रिसिएशन एंड amortization,
এই ঘর depreciation and amortization 7, কি আছে depreciation amortization straight way में 310 310 3000 10,000 2,000 कितना रुपीज 15,000. एनी डाउट सर? कोई इंटेंजिबल एसेट था तो उसके लिए अमोर्टाइजेशन होता, तो इंटेंजिबल एसेट नहीं है तो 15,000. नोट नंबर 7, other expenses कितना नंबर पॉइंट होगा ये? 8. बोलो अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, बैड डेट रिकवरी होगा, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट 2,400. और कुछ बोलो. डिस्काउंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, पावर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑडिटर फीस, रेंट, मिसलेनियस. अदर एक्सपेंसेस में ही तो आएगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है. ना फिनांस में जा सकता है, ना रॉ मटेरियल में जा सकता है, ना एम्प्लॉय में जा सकता है, तो कहां पर रहेगा अदर एक्सपेंसेस? यस सर. रिपेयर पावर हो गया, कितना अमाउंट बाबा रे? 1200. उसके बाद कैरेज तो ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं. ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज, रॉ मटेरियल, डिप्रिसिएशन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000. और कुछ? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 4,000. वो तो और कोई हेड नहीं हो सकता. मैनेजरियल रेम्युनरेशन सब हो चुका है 4,000. टोटल करके बोलो, और तो कुछ नहीं है. बोल बेटा, टोटल बोल. बोलो. 2,000 प्लस 400 प्लस 1,200 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 2,000 प्लस 12,000 27,200. $27,200
200। चलिए जी लेके जाइए 27,200। टोटल ऑफ एक्सपेंसेस बोलिए 27,200 प्लस 15,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000 प्लस 117 माइनस 8,000 कितना हुआ 1,88,200 1,88,200। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,96,000 1,07,800 1,07,800 1,07,800। करंट ईयर टैक्स रेट में बोल दूंगा टैक्स रेट 30%। तो करंट ईयर टैक्स कितना होगा 30% ऑफ 107,800। बोलो कितना है 32,340. 340. 32,340। So what is the profit before for the year 75,460। बोलिए क्लियर और नॉट ओके Yes, sir. एनी प्रॉब्लम No, sir. चलिए तो यहां तक मेरा पीएल का हुआ है। हम लोग धीरे धीरे आप लोग जानते ही मेरे सिस्टम के साथ तो अगर आप लोग भूल नहीं गए तो अब तो जानते ही है मेरा सिस्टम। मैं धीरे 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 बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाऊंगा उसके बाद उसको जोड़ दूंगा। पहले बिल्डिंग बनना चाहिए उसके बाद बिल्डिंग पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स बनना चाहिए उसके बाद बिल्डिंग। ठीक है बेटा डन Yes, sir. थैंक यू। चलिए